आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लास में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं CDP के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावात्मक अवस्था, संवेग और अभिप्रेरणा के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावात्मक अवस्था, संवेग और अभिप्रेरणा के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है। यानी कि क्या कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धि बताई, 8 प्रकार की बुद्धि बताई। उन्हीं में कह रहा है कि अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेग और अभिप्रेरणा के बारे में जागरूक, यानी कि खुद के बारे में जानना क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए कहता है भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि जिनको क्या होता है, जिनको शब्दों और भाषा का अच्छा ज्ञान होता है, वो उनमें क्या होती है, भाषाई बुद्धि। जैसे कि क्या होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं, इनमें क्या होती है, भाषाई बुद्धि होती है। इनको क्या होता है, शब्दों और भाषा का अच्छा ज्ञान होता है। ऑप्शन बी कहता है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है, जिनके अंदर तर्क करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे क्या होते हैं, बैंकर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, तार्किक गणित बुद्धि इनके अंदर होती है। ऑप्शन सी कहता है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करता है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जिनमें क्या होता है, दूसरों के भावों गुणों को जो है पहचानने की क्षमता होती है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा था कि अपने भावात्मक अवस्था, संवेगों को पहचानने की, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ही है। ऑप्शन डी कहता है कि अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो अंतरावैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात करता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जहाँ पर व्यक्ति अपनी भावात्मक अवस्था, संवेग और अभिप्रेरणा के बारे में जागरूक होता है, और वो क्या होता है हमारा अंतरावैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल होता है। इंट्रापर्सनल कौन से लोग होते हैं, जैसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। और इंटरपर्सनल में जैसे क्या होते हैं, दुकानदार, टीचर, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटरपर्सनल होते हैं। तो यहाँ पे अपने बारे में पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंट्रापर्सनल जैसे आध्यात्मिक गुरु। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अभिकथन। यानी कि एजरसन क्या कहता है कि दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उनके बाद अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ता में संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ावा देगा। क्या कह रहा है कि एजरसन यानी कि अभिकथन क्या कहता है कि दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करने और अधिगमकर्ता के संकल्प संशक्ति को बढ़ावा देगा। क्या कह रहा है कि आप समझिए कि जैसे कि बच्चे को क्या करना है, टाइम के बारे में पढ़ाना है, तो बच्चों को क्या करेंगे, घड़ी दिखाई और कहा देखो बच्चों ये घड़ी है। तो बच्चे ने क्या किया, मूर्त चीज़ों को देखा, मतलब घड़ी को देखा, मूर्त को देखा, तो देखकर क्या किया, जल्दी समझ गए। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, दृश्यों के संग्रह का इस्तेमाल करने, यानी कि उसको दिखाया पहले मूर्त चीज़ को, और फिर क्या किया गया, उसके पूर्व अनुभव के आधार पर चर्चा की गई। इसके क्या किया गया, पूर्व अनुभव, यानी कि पहले यहाँ पे आपने घड़ी दिखाई मूर्त में, तो बच्चा कहने लगा कि अरे सर हमारे पास भी, हमारे घर में भी घड़ी है। तो ये क्या किया, उसके पूर्व अनुभव पर चर्चा की, और फिर क्या किया, अधिगमकर्ता के संक्षिप्त को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि भाई अगर हमने कोई चीज़ उसको दिखाई, फिर क्या करेंगे, उसके पूर्व अनुभव पर चर्चा करेंगे, तो यह क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तर्क यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि अधिगमकर्ता उन्हें दी गई सामग्री, क्रियाकलाप के आधार पर उनके मौजूद विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। क्या कह रहा है तर्क यानी कि रीजनिंग कि अधिगमकर्ता उन्हें दी गई सामग्री, जो सामग्री है क्रियाकलाप के आधार पर उनके मौजूद विचारों को नए विचारों से जोड़कर, मतलब उनके जो पूर्व ज्ञान है उसको जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा अभिकथन भी सही है और हमारा कारण भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन की किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कोहलबर्ग की। किसकी बात हो रही है? कोहलबर्ग की बात हो रही है। तो कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेज बताई हैं। क्या बताया है? 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेज बताई हैं। 3 लेवल कौन कौन से बताए हैं? प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा क्या है कन्वेंशनल लेवल, तीसरा क्या है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो वहीं पे यहाँ पे कह रहा, और उन्होंने हिंज की जो कहानी भी बताई है अपनी थ्योरी में, वो हमने आपको थ्योरी में बताया है कि यहाँ पर भी बता देते हैं कि हिंज की कहानी क्या थी कि हिंज की वाइफ जो है बीमार थी, तो उसने क्या काम किया कि उसको दवाई की ज़रूरत थी। तो डॉक्टर ने कहा कि एक जगह बताई तो उस स्टोर पर, तो वह वहाँ दवाई लेने चला गया। तो जब वह वहाँ दवाई लेने गया तो क्या होता है, उसके पास पैसे कम होते हैं, तो जो दवाई वाला दुकानदार होता है वो उनको दवाई देने से मना कर देता है। तो अब हिंज क्या करता है कि मैं दवाई की चोरी करूं या नहीं, हिंज क्या करता है दवाई की चोरी कर वाली बात आ जाती है। वहाँ पे पहले उसको सोचता है कि मैं चोरी करूं या कि ना करूं, क्योंकि अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी। फिर क्या करता है कि वो उस दवाई को चोरी कर लेता है। तभी एक बच्चा कह रहा है कि अगर वाइफ मर जाती तो उसकी कोई बात नहीं थी, लेकिन हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? तो ऑप्शन ए कहता है यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता, तो यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता की बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है कानून और व्यवस्था अभिमुखता, यानी कि लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात हो रही है। किसकी हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात हो रही है, क्योंकि कानून अगर आपका काम बिगड़ रहा है तो उसको बिगड़ने दीजिए, लेकिन आपको कानून के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हिंज को अगर उनकी वाइफ मरती थी तो मर जाने देते, लेकिन कानून ने जो नियम बनाए हैं उनको आपको उनका पालन आपको करना चाहिए था हिंज को। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के मीडिया के संदर्भ में सही है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के मीडिया के संदर्भ में सही है? सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो सोशलाइजेशन क्या होता है कि जहाँ पर बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। क्या करता है कि जहाँ पर बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। ऑप्शन ए कहता है कि परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परिवार और स्कूल ही तो सामाजिकरण का प्रमुख योगदान देते हैं, और मीडिया सहपाठी जो होते हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सामाजिकरण में। ऑप्शन बी क्या कहता है कि स्कूल बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्थान है। तो स्कूल जो है बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण का नहीं है, द्वितीयक सामाजिकरण का, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी जो है हमारा क्या है, परिवार है। क्या है? परिवार है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। तो अभी तो फर्स्ट ऑप्शन में देखा ना है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ कह रहा है नहीं है। ऑप्शन डी कहता है कि बच्चों के सामाजिकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती। तो भूमिका निभाती हैं, ये कह रहा है नहीं निभाती, यानी कि जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं वो क्या करती है, सामाजिकरण में भूमिका निभाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है? क्या करे क्वेश्चन हमारा, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है? समावेशी शिक्षा क्या होती है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि जहाँ पर सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए बिना किसी भेदभाव के, जहाँ पर बच्चे को सभी को एक समान शिक्षा प्रदान की जाए, वो क्या होता है, हमारा समावेशी शिक्षा होती है।
तो ऑप्शन ए कहता है उसी में कि विद्यार्थियों में अभाव देखने का दृष्टिकोण। तो विद्यार्थियों में अभाव क्यों देखेंगे, कमी क्यों देखेंगे, ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस को सम्मान देना है। क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति विभिन्नता वाले भाई क्लास में व्यक्ति विभिन्नता वाले लोग होते हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से में समझ में आता है, कोई किसी को सिखाने के तरीके अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा किसी चीज़ से सीखता है कि कोई बच्चा किसी तरीके से सीखता है। तो ये सब बच्चे होते हैं, इनको क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में सभी को शिक्षा प्रदान करनी है। तो क्या करना है, इनको व्यक्ति विभिन्नता को क्या करना है, सम्मान देना है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है विद्यार्थियों का पृथक्करण, तो पृथक्करण यानी कि विद्यार्थियों को अलग नहीं करना है, सभी को समान शिक्षा देनी है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षकों को, क्या कह रहा है कि अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षकों को, ऑप्शन ए कहता है कि विद्यार्थियों की भावना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा करनी चाहिए। यानी कि भावात्मक पर ध्यान देना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा क्यों करें भाई, ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भावात्मक और संवेगात्मक सब दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी क्या कहता है कि संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावात्मक की उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पे उल्टा दे दिया, लेकिन गलत है, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भी हमारा इनकरेक्ट है, दोनों को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी कहता है कि यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि जो भावात्मक और संज्ञानात्मक जो पहलू हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है कि यह मानना चाहिए कि भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलू में कोई संबंध नहीं है। तो संबंध है, संज्ञानात्मक और भावात्मक क्या है, संबंध है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। उदाहरण क्या है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़े होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। उदाहरण क्या है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़े होना सीखती है और बोलने से क्या पहले बड़बड़ाना, यानी कि एक क्रम में कर रहा है, पहले वो क्या करती, चलने से पहले खड़े होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो विकास का ये क्या कहलाएगा, क्रमबद्ध नियम, यानी कि विकास निश्चित क्रम में चलता है। यानी कि पहले क्या करता है बच्चा, बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। तो सिर से पैर की ओर होने की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही, सफेलोकॉडल की बात नहीं हो रही, क्योंकि सफेलोकॉडल में विकास क्या होता है, पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद बाकी अन्य अंगों का विकास होता है। ऑप्शन बी क्या कहता है, विकास क्रमबद्ध होता है। तो ऑप्शन बी जो है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास क्या होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से। उदाहरण क्या है कि बच्ची पहले खड़े होना सीखती है, फिर क्या करती है, चलने से पहले खड़े होना, पहले वो खड़े होगी तभी तो चलेगी, तो ये क्रम हो गया। और बोलने से पहले बड़बड़ाना, पहले बड़बड़ाना सीखेगी फिर बोलना सीखेगी। तो विकास क्या होता है, क्रमबद्ध होता है, एक निश्चित क्रम में चलता है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि विकास अव्यवस्थित होता है, तो अव्यवस्थित नहीं होता। ऑप्शन डी कहता है विकास केंद्र से बाह्य की ओर होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी कि ये प्रॉक्सिमल डिस्टल की बात हो रही है, कि केंद्र से बाह्य की भी बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे क्रम की बात हो रही थी। ऑप्शन तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है, क्या कह रहा है कि बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है, यानी कि इमोशन की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए कहता है कि संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसीलिए इनको काबू में रखना चाहिए। तो बाधित क्यों करते हैं भाई, बाधित नहीं करते। ऑप्शन बी कहता है कि प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए भाई। यहाँ पे कह रहा है बाधित, यहाँ पे कह रहा है पृथक नहीं करना है। ऑप्शन सी कहता है कि
ऑप्शन सी कहता है कि संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं व इन्हें अपूर्ण बनाते हैं। तो ये भी हमारा गड़बड़ी क्यों करते हैं भाई। ऑप्शन डी कहता है कि संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं। क्या करते हैं, संवेग जो होते हैं, इमोशन जो होते हैं, वो सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करते हैं। क्या करते हैं, एकीकृत रूप से सम्मिलित करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि संवेग क्या करते हैं, अर्थपूर्ण बनाते हैं प्रक्रिया को और सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत में सम्मिलित करते हैं, सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रकट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि दूसरों का अनुकरण करके। ऑप्शन बी कहता है अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के सामाजिक अंतःक्रिया की बात। ऑप्शन सी कहता है कि वातावरण में अंतःक्रिया करके। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या करते हैं, वातावरण में अंतःक्रिया करके। जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चा क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह अपने वातावरण के में अंतःक्रिया करके सीखता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक सामाजिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठक की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप है। क्वेश्चन हमारा कि एक सामाजिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठक की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित क्रियाकलाप है। क्या है, अलगाव, बैठने की व्यवस्था, सख्त जेंडर आधारित अधिगम की बात हो रही है। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर कुछ सीखना है तो लड़के लड़कियां जो है अलग अलग लाइन में बैठें और बैठने की जो व्यवस्था है वो अलग है और मतलब जेंडर जो अधिगम है वो क्रियाकलाप क्या है कि मतलब लड़के अलग बैठेंगे, लड़कियां अलग बैठेंगी और लड़कियों को एक में मतलब नहीं बैठना है, अलग अलग लाइन बना दी जाए। अगर कुछ सीखना भी है तो अगर डांसिंग सिंगिंग हो रहा है तो वहाँ पे लड़के नहीं जा सकते, लड़कियां ही केवल जा सकती हैं। तो यहीं पे बात हो रही है कि कैसे बैठने की व्यवस्था क्या है, अलग है और सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप है। तो क्या होगा, तो ऑप्शन ए कहता है कि जेंडर की समानता को बढ़ावा देंगे। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है, बढ़ावा क्यों देंगे, समानता कहाँ है, वो तो अलगाव की बात कर रहा है। ऑप्शन बी कहता है कि जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर अलगाव होगा, अलग हो करने की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएंगे ही। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या कहता है, जेंडर समानता की बात ही नहीं और अलगाव की बात हो रही है। जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रत्याशित लचीलापन कहा है, यहाँ तो फिक्स करने की बात हो रही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यह देख कर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत अच्छी रुचि लेता है और वह 3 वर्ष की आयु में पढ़ लेता है। उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण में विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया सकता है। क्या कह रहा है कि जो रवि है वो क्या करता है, पढ़ने में रुचि लेता है, 3 वर्ष की आयु में पढ़ लेता है और उसके माता पिता ने क्या किया, उसे बहुत सी पुस्तकें ला कर दी। रवि की क्षमता जो है, जो उसकी आयु है 3 वर्ष, उससे कहीं पठन क्षमता जो है उससे कहीं बहुत अधिक है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित करता है। विकास का कौन सा सिद्धांत हो सकता है। ऑप्शन ए कहता है कि विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि विकास समीप दूराभिमुख होता है, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल की भी बात नहीं हो रही, यानी कि केंद्र से बाह्य की ओर।
ऑप्शन सी कहता है विकास शीर्षगामी होता है, यानी कि सेफेलोकॉडल की बात हो रही है जिसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि उसमें जो पढ़ने की जो रुचि है वो क्या कितने वर्ष से, 3 वर्ष से है, यानी कि वो क्या करता है, एक बच्चा जो बहुत जल्दी से पढ़ने लगता है, यानी कि उसकी आनुवंशिकता, यानी कि उसके माता पिता से यह गुण उसको मिले हैं। और परिवेश के बीच अंतःक्रिया, परिवेश यानी कि क्या करता है कि जो उसके जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ही तो पुस्तकें ला कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, क्योंकि वो इतनी जल्दी पढ़ लेता है, तो ये क्या हो गया, उसकी आनुवंशिकता हो गई जो उसके माता पिता से। और परिवेश यानी कि उसको जब जो उसके माता पिता हैं वो उसके बहुत सी पुस्तकें ला के देते हैं, तो ये क्या हो गया, इन्वायरमेंट यानी कि परिवेश हो गया। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है। क्या करना है, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर आपको सीटेट में क्या करना है, 140 प्लस लाए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि समावेशन ज्ञान, तो समावेशन ज्ञान जब जान जाओगे तभी तो समावेशित करोगे, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कैसा है, अनुबंधित भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कहता है घोषणात्मक ज्ञान, तो घोषणात्मक ज्ञान तो या तो बाद का काम होगा ना घोषणात्मक, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, तो प्रतिक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है, किसी विशेष काम को कैसे करना है, प्रोसीजनल, यानी कि उसकी प्रक्रिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कैसा है कि अगर कह रहा था कि किसी कार्य को कैसे करना है तो उसकी क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रोसीजर होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। क्या कह रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। ऑप्शन ए कहता है कि छात्रों में भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान देना, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि छात्रों में क्या हो, इमोशन की आवश्यकता को ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी कहता है पाठचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्या करना, पाठचर्या कैसी हो, पाठचर्या और आकलन क्या हो, छात्रों के अनुकूल हो। ऑप्शन सी कहता है कि छात्र संवाद हेतु लचीला समूहकरण, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि छात्र जो संवाद के हेतु का हो, समूहकरण जो कैसा हो, लचीला हो। ऑप्शन डी कहता है कि कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंध, तो कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंध नहीं होना चाहिए प्रभावशाली शिक्षण में, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी कहता है कि ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट थे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, वो विद्यार्थी जिन्हें वाच्य वैकल्प है उन्हें सफल बना समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए। क्या करे क्वेश्चन हमारा कि वे विद्यार्थी जिन्हें वाच्य वैकल्प है उन्हें सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए, यानी कि नेगेटिव वो पूछ रहा है। क्या करना है, कैसे बच्चे हैं, वाच्य वैकल्प यानी कि डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं, तो उनको क्या करना है कि उनको डिसलेक्सिया दूर करने के लिए निम्न में से किसे वर्जित करना है, अवॉइड करना है, तो उसी में क्या करें, निगेटिव आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि बहुसंवेदी शिक्षण शास्त्रीय उपागम, तो बहुसंवेदी शिक्षण शास्त्रीय उपागम तो हमारा करेक्ट है, पूछा क्या था हमारा निगेटिव। ऑप्शन बी कहता है कि मानकीकृत आकलन, तो मानकीकृत आकलन की कोई बात नहीं होती है, क्या मानकीकृत आकलन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, मानकीकृत आकलन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी कहता है व्यक्तिगत लक्ष्य समुच्चय, यानी कि क्या हो, इसके व्यक्तिगत जो लक्ष्य है उनको क्या करना है, बढ़ावा देना है, और करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है लचीला पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम कैसा हो उनके लिए जो डिसलेक्सिया से हैं, डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं, पाठ्यक्रम कैसा हो, लचीला हो, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा था, जो गलत है वही हमारा सही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी अध्यापक। ऑप्शन ए कहता है कि
अभिवेदन अनुदेशन और मानकीकृत आकलन पर बल देता है। तो प्रभावी अध्यापक अनुदेशन और मानकीकृत, अभी हमने आपको बताया कि मानकीकृत हमारा निगेटिव वर्ड होता है। ऑप्शन बी क्या जाता है, गलत उत्तरों के लिए विद्यार्थियों को दंडित करना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन पर बल देना, तो ज्यों का त्यों बस सिखा देना। ऑप्शन डी कहता है कि अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखता है। तो जो प्रभावी शिक्षक होता है वो क्या करता है कि अपने विद्यार्थियों की भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।